ठीक है, एक पीसीआर के साइकिल में एक बार रेप्लिकेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट में वो जो दोनों रेप्लिकेशन होने के बाद आपके पास आया है, दोनों की फिर से रेप्लिकेशन हो जाएगी। तो हर पीसीआर साइकिल के बाद आपके पास इसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह से इधर लिखा हुआ है, पीसीआर रेप्लिकेट्स डीएनए सीक्वेंसेस अंटिल दे आर अवेलेबल इन इनफ बल्क फॉर फर्दर एनालिसिस। ठीक है, तो बहुत सारी जब आपके पास कॉपीज हो जाती हैं पीसीआर साइकिल्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास बहुत सारा डीएनए कॉपीज जो हैं वो उसकी आ जाती हैं। ठीक है, अब वहाँ पे डिफरेंट लेंथ्स जो है ना वो एम्पलीफाई होती हैं पीसीआर प्रोडक्ट्स की। ठीक है, डिफरेंट लेंथ्स। ठीक है, अब उनको आप रन करते हैं एक जेल के ऊपर, जो पीसीआर प्रोडक्ट है, जिसका मैंने पहले बताया था, इलेक्ट्रोफ्रेटिक जेल के ऊपर आप इसको रन करते हैं, तो वो डिफरेंट आपको बैंड्स मिलते हैं उसमें। ठीक है, मिनी सैटेलाइट्स जब आप रन करते हैं, द पैटर्न प्रोड्यूस्ड ऑन जेल आर समटाइम्स कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंट्स। तो आप कभी कभी इन्हें डीएनए फिंगर, क्योंकि ये एक लंबा सीक्वेंस होता है जो आपको मिनी सैटेलाइट्स में मिलता है एज कम्पेयर टू माइक्रो सैटेलाइट्स, और ये इतने यूनिक होते हैं हर पर्सन के लिए, जिस तरह आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, कि हर पर्सन के लिए आपको अलग तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है इनकी लेंथ्स का। तो आपको जो कॉम्बिनेशन मिलेगा दैट विल बी अ डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, किसी और का जब लेंगे तो वो डिफरेंट होगा, उसे किसी तीसरे बंदे का लेंगे वो डिफरेंट होगा। तो इस वजह से मिनी सैटेलाइट्स के केस में आप इन्हें डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं, और इन्हें फोरेंसिक्स में तो काफ़ी ज़्यादा इन्हें इस्तेमाल किया जाता है ना। फोरेंसिक साइंस का तो पता है ना आपको, जिसमें आप ये क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो आप साइंटिफिक यूज़ करते हैं इन चीज़ों का। ठीक है, तो समझ आ गई इस चीज़ की सारी कि किस तरह से आप फ्लैंकिंग रीजन यूज़ करते हैं, किस तरह से ये, उसके बाद प्राइमर क्या होता है, वो क्या करता है, किस तरह यहाँ पे रेप्लिकेशन होती है। अब ये डिफरेंट रीजन्स हैं। ठीक है, तो हर एक की डिफरेंट लेंथ है। अब इस फ्लैंकिंग रीजन के साथ अगर मार्कर बाइंड कर रहा है तो वो इस लेंथ का आपको प्रोडक्ट दे रहा है, इसके साथ कर रहा है तो इसकी लेंथ डिफरेंट है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है, ये वाला आपको डिफरेंट दे रहा है। तो जब आप इसके प्रोडक्ट को रन करेंगे जेल के ऊपर, तो ये वाला लाइटर होगा, ये ज़्यादा आगे निकल जाएगा जेल पे, ये सबसे करीब रह जाएगा ओरिजिन के, ये दरमियान में आ जाएगा इन दोनों के। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपको बैंड्स देंगे जिससे आपको इनके मैस का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप इनको यूज़ करेंगे रिकॉम्बिनेशन एनालिसिस के लिए, जिस तरह पहले हम कर रहे थे कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज लेंगे आप और उससे आप मैप बनाएंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा स्टेप होगा वो है रिकॉम्बिनेशन एनालिसिस यूजिंग मॉलिक्यूलर मार्कर्स। इन्हीं मार्कर्स को यूज़ करते हुए अब आपने वही रिकॉम्बिनेशन वाला तरीका इस पर अप्लाई करना है। When we map the position of a gene whose phenotypes are determined by a single nucleotide difference, we are effectively mapping a SNP. ठीक है, अगर हम कोई ऐसी पोजीशन जीन की जो है वो मैप कर लेते हैं और उसकी फिनोटाइप्स हमें मिल जाती हैं, ठीक है, उनकी फिनोटाइप्स डिफरेंट हैं। ठीक है, मतलब कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस से हमें डिफरेंट फिनोटाइप्स मिल रही हैं, तो हमने इफेक्टिवली एक स्निप जो है वो मैप कर ली हुई है कि इस जगह पे एक स्निप है जो कि डिफरेंट एलील्स दे रही है। द सेम टेक्निक यूज टू मैप जीन लोसाई कैन ऑल्सो बी यूज टू मैप स्निप्स दैट डू नॉट डिटरमिन अ फिनोटाइप। हम उसी टेक्निक से ऐसी स्निप्स को भी मैप कर सकते हैं जो कि हमें कोई फिनोटाइप नहीं देती। ठीक है, सपोज एन इंडिविजुअल हैज़ अ GC पेयर एट पोजिशन से 5, 6, 5, 8 पोजिशन है ये, ठीक है, DNA पे, ठीक है, ऑन वन क्रोमोसोम, और दूसरा जो क्रोमोसोम है उसी पोजीशन पे वहाँ पे AT है, एक पे GC एक पे AT, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था सेम पोजीशन पे। अब वो जो है इंडिविजुअल, जाहिर है कि उसमें अगर ये दोनों एलील्स मौजूद हैं तो वो क्या है, हेट्रोजाइगस होगा उसके लिए। ठीक है, सच इंडिविजुअल इज अ मॉलिक्यूलर हेट्रोजाइगस, क्योंकि ये हमें फिनोटाइप नहीं दे रहा था इसलिए ये हेट्रोजाइगोट है और मॉलिक्यूलर हेट्रोजाइगोट है। हम इसे मॉलिक्यूलर एनालिसिस से तो डिटेक्ट कर सकते हैं, फिनोटाइप से नहीं कर सकते। दिस फैक्ट इज यूजफुल इन मैपिंग बिकॉज अ मॉलिक्यूलर हेट्रोजाइगोट ATGC कैन बी मैप्ड जस्ट लाइक अ फिनोटिपिक हेट्रोजाइगोट कैपिटल ए स्मॉल ए। जिस तरह से हम कैपिटल ए स्मॉल ए का अगर हम कर रहे थे, जिस तरह से, क्योंकि हमें फिनोटाइप मिल जाती थी, हम उन्हें डिफरेंट लेटर से डेजिग्नेट कर देते थे, अब हमारे पास ये सीक्वेंस आ गए हैं। ठीक है,
तो जिस तरह से ये हेट्रोजाइगोट है, इसी तरह से ये भी हेट्रोजाइगोट है। अगर हमें ये मिल जाते हैं तो हम जिस तरह से उसमें मैप कर रहे थे उसी तरह इसमें मैप कर सकते हैं। द लोकस ऑफ अ मॉलिक्यूलर हेट्रोजाइगोट कैन बी इंसर्टेड इनटू अ क्रोमोसोमल मैप बाय एनालाइजिंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इन एग्जैक्टली द सेम वे एज द लोकस ऑफ हेट्रोजाइगस फिनोटिपिकल इज इंसर्टेड। जिस तरह से हम उसे मैप करके वहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर शो कर देते हैं, उसी तरह हम अगर इसे मैप कर लेते हैं तो इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस प्रिंसिपल होल्ड्स इवन दो द वेरिएशन इज यूजुअली अ साइलेंट डिफरेंस। ठीक है, हो सकता है कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो या नज़र ही ना आए, विजिबल डिफरेंस हो ही ना, जीन में हो ही ना हो। तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये हमारे मैप को ज़्यादा क्या कह सकते हैं, ज़्यादा डेंस कर देते हैं। ठीक है, दूसरा हमारी जो है यानी हमारा मैप जो है वो ज़्यादा फाइन मैपिंग हो जाती है उसमें। ठीक है, ज़्यादा फाइन मैप होता है क्योंकि उसमें हमारे पास ज़्यादा लोसाई आ जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मार्कर्स आर यूजफुल इन ओरिएंटिंग द रिसर्चेस इन अ क्वेस्ट टू फाइंड अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फाइन होता जाएगा हम किसी जीन को उतनी आसानी से तलाश कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना। अगर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल किसी अच्छे ट्रेड का कोई जीन है, हम उसे लोकेशन, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो जितने ज़्यादा हमारे पास मार्कर्स अवेलेबल होंगे किसी क्रोमोसोम पे, ठीक है, उतना ही हमारा उसे लोकेट करने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मार्कर्स कम है तो हमारे पास चांस भी कम है कि हम उसे लोकेट कर सकें, क्योंकि हमने देखना होता है उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे, और उसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा करीब होता चला जाएगा, हम लिंकेज को यूज़ कर रहे हैं ना, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी उसके साथ, किसी भी पॉइंट के साथ, तो उतना ही हम एग्जैक्टली उस जगह के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ज़्यादा मार्कर्स हैं तो जाहिर है हम ज़्यादा करीब पहुंच सकते हैं उस जीन के। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कंसिडर रियल माइलस्टोन्स। दे आर ऑफ लिटिल इंटरेस्ट इन देमसेल्व्स बट आर वेरी यूजफुल इन टेलिंग यू हाउ क्लोज यू आर टू योर डेस्टिनेशन। ठीक है, ठीक है, मतलब इनकी अपनी इम्पोर्टेंस तो शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब ये खुद तो इतना ज़्यादा वेरिएशन या फिनोटिपिक जो आपको है रिस्पांस नहीं देते, लेकिन आपको अपनी मंजिल के करीब पहुंचाने में ये बहुत ज़्यादा मेन एक रोल प्ले करते हैं। इन ए स्पेसिफिक जेनेटिक एग्जांपल, लेट्स अज्यूम दैट वी वांट टू नो द मैप पोजीशन ऑफ अ डिजीज जीन इन माइस। हाँ, फॉर एग्जांपल हम माइस में अगर एक डिजीज जीन लोकेट करना चाह रहे हैं, perhaps a way of zeroing in on its DNA sequence। ठीक है, हम उसका जो DNA सीक्वेंस है वो हमें मिल गया है। ठीक है, तो हम उसके करीब उसका जो डिजीज़ जीन है वो लोकेट करना चाह रहे हैं। वी कैरी आउट अ नंबर ऑफ क्रॉसेज, इन ईच इंस्टेंस वी क्रॉस एन इंडिविजुअल कैरिंग द डिजीज जीन विद एन इंडिविजुअल कैरिंग वन ऑफ अ रेंज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर मार्कर्स हुज मैप पोजीशंस आर ऑलरेडी नो। हाँ, हम क्या करेंगे, अब उस इंडिविजुअल को क्रॉस करवाते जाएंगे ऐसे माइस के साथ जिनके अंदर कोई ना कोई मैप, हमारा जो नॉन मॉलिक्यूलर मार्कर है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके डीएनए से आपको अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन सा मार्कर है। अब जब आप क्रॉस करवाते जाते हैं तो आप बाद में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लेते हैं उस मार्कर और उसके दरमियान जो डिजीज जीन है। ठीक है, पीसीआर से आपको पता चलेगा। ठीक है, यूजिंग पीसीआर पेरेंट्स एंड प्रोजेनी आर स्कोर्ड फॉर मॉलिक्यूलर मार्कर्स ऑफ नोन मैप पोजीशन एंड देन रिकॉम्बिनेशन एनालिसिस इज परफॉर्म। ठीक है, आपने क्या करना है, ठहरें एक मिनट ठहरते, मैं अभी ना ये आगे एग्जांपल आ गई है इसकी। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो आपने करना क्या है, ये बाद में बताता हूँ। इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं सिस्टिक फिब्रोसिस की, हंटिंगटन डिजीज़ की। ठीक है, कि कैसे वो डिस्कवर हुई, इनके जीन्स कैसे लोकेट हुए, वो इसी तरह से हुए हैं। ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आपको हंटिंगटन डिजीज़ के बारे में बताया हुआ कि वो कैसे लोकेट हुए, वो इसी मेथड से लोकेट हुए हैं। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से। द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉर अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल माइट बी एज फॉलो। करना आपने क्या है, अब ये एक
हेट्रोजाइगोट है जिसके अंदर कैपिटल ए स्मॉल ए मौजूद है, ठीक है। और उसके साथ M1 मार्कर के लिए ये होमोजाइगस है, इसके लिए ये हेट्रोजाइगस है। आपने पहले क्रॉस किसको किया है, ये हेट्रोजाइगोट और ये भी हेट्रोजाइगोट, इसके लिए ये आपने वही मार्कर, अब आपको बताया था कि आपके पास अगर कोई मार्कर है जो उसके साथ लिंक हो रहा है, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपका हेट्रोजाइगोट है, ये टेस्ट क्रॉस है, ठीक है, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ, और ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ, ठीक है। M1 आप कह लें कि रिसेसिव वाला मार्कर है, ठीक है, और M2 जो है वो डोमिनेंट वाला मार्कर है। अब आपने इसको क्रॉस करवा दिया है इसके साथ, जिस तरह आप पहले लिंकेज एनालिसिस में करवाते हैं। अब ये आपका टेस्ट क्रॉस हो गया। अब आपको जो रिजल्ट मिला है उसमें पहले तो आप तलाश करेंगे आपके पास पेरेंट कॉम्बिनेशन कौन से हैं, ठीक है। ये वाला पेरेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, ये पेरेंट कॉम्बिनेशन है। ये वाला, ये रिसेसिव वाला पेरेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो ये पेरेंट कॉम्बिनेशन में आ गया, ठीक है। इस तरह से ये भी पेरेंट है, पेरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है, और ये वाला ये भी पेरेंट कॉम्बिनेशन है, इधर से आया, ठीक है। लेकिन अगर इधर आ जाए M2 M1, ये आपको पेरेंट में नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट है, ये भी रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। अब आपके पास ये वाले जो हैं ये रिकॉम्बिनेंट्स 1% और 1% ये दोनों आए हैं, और ये वाले 49 और 49% इधर, यानी कि समझ आई, ये आपके पास 50% है, 50% आपके पास ये वाले आ गए, ठीक है। अब आपके पास ये डाटा आ चुका है। जिस तरह से वहाँ पे आप रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज निकालते थे, अब आप इनकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे, ठीक है। ये 1%, ये भी 1%, ठीक है, तो टोटल आपके पास 2% रिकॉम्बिनेशन हुई है यहाँ पे, 2% recombination. These results tell us that the test cross must have been in the following conformation, ठीक है, and the two progeny genotypes on the right in the list must be recombinants giving a map distance of 2 map units. मैंने आपको बताया था कि 2% वहाँ पे हुई है आपके पास रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। 2% रिकॉम्बिनेशन का मतलब है जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, यानी कि आपके मार्कर और डिजीज जीन के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 मैप यूनिट्स। तो इतने फासले पे ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो अब आपने क्या किया है कि आपके पास ऑलरेडी एक मॉलिक्यूलर मार्कर था, उसके साथ आपने एक जीन को लोकेट कर लिया है जो कि डिजीज़ जीन है, ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। इसी तरह से आपके वो हंटिंगटन डिजीज़ का जीन लोकेट हुआ है, इसी तरह से सिस्टिक फिब्रोसिस का जीन लोकेट हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका है, और इस तरह से आप ज़्यादा फाइन जो मैप है वो बना सकते हैं, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा क्लोज आपको कोई मार्कर मिल जाता है, ठीक है, तो आप इससे भी ज़्यादा फाइन मैप बना सकते हैं। तो ये इस तरह से आप जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स। ऑल्दो मैपिंग मॉलिक्यूलर मार्कर्स विद द यूज ऑफ what are effectively test processes in the simplest type of informative analysis. In many analyses, such as those in human, the molecular markers cannot be mapped using a test process. आप molecular markers को test process की मदद से नहीं कर सकते, ठीक है। However, because each molecular allele has its own signature, recombinant and non-recombinant products can be identified from any meiosis, even in crosses that are not test crosses. Such an analysis is diagrammed in, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए हर बार टेस्ट क्रॉस करना पड़े, जो मेन जो चीज़ है, ठीक है। अब ह्यूमन में तो आप टेस्ट क्रॉस कर ही नहीं सकते, ह्यूमन में आप ना टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं ना ही कंट्रोल्ड क्रॉसिंग कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मार्कर आपके लिए इस सेंस में भी हेल्पफुल हैं कि आप विदाउट टेस्ट क्रॉस भी मैप कर सकते हैं, ठीक है। आप एटलीस्ट ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से है, आप मैप भी कर सकते हैं। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ नेक्स्ट जो है, फिर आपको समझ आएगी। 4.15 किधर है, ये है, ठीक है। अब ये देखें इसमें क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उनके आगे चिल्ड्रन है 6, ठीक है। जो मदर है ना उसके अंदर एक डिजीज़ है, ठीक है, और उस डिजीज़ का जो जीन है ना, अब
जो 4 मार्कर्स यूज़ किए गए हैं उनको उन्होंने इस तरह से किया है, M स्लैश फिर डबल स्लैश फिर ट्रिपल स्लैश। आप इसे हम M1 M2 M3 M4 कह देते हैं, M1 M2 M3 या M4 अपनी आसानी के लिए, ठीक है। जो मदर है ना उसके अंदर एक जीन है जो कि पहले हमें पता है कि वो M2 जो मार्कर है ना उसके साथ लिंक्ड है, ठीक है। M2 के साथ वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में लिंक्ड है। सिस का मतलब है कि जिस तरह हमने कपलिंग फेज पढ़ा था, ठीक है, कि जहाँ पे डोमिनेंट एलील है उसके साथ डोमिनेंट ये मार्कर जो है ये लिंक्ड है, और रिसेसिव के साथ रिसेसिव लिंक्ड है, तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में उसके साथ लिंक्ड है। अब अगर देखें तो ये M2 मार्कर जो है ये आपको लिंक नज़र आता है उस मदर के साथ, जबकि फादर जो है उसके अंदर ये डिजीज़ मौजूद नहीं है, उसके अंदर M3 और M4 मार्कर्स उसके साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। तो मदर के साथ M1 और M2 नज़र आ रहे हैं आपको। अब इनके जो चिल्ड्रन है ना, अगर आप देखना चाहें कि किस में डिजीज़ होगी किस में नहीं होगी, तो आप उनका DNA जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे PCR पे रन करेंगे आफ्टर दीज मार्कर्स, ठीक है। आप मार्कर्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद उनको PCR पे रन करेंगे, तो जेल पे रन करेंगे बाद में, ठीक है। तो आपके पास इस तरह का पैटर्न आ रहा है, समझ आ रही है। हमें ये पता है कि जो M4 है ना वो हमें इस जगह पे बैंड देता है, ठीक है। M2 हमें इस जगह पे बैंड दे रहा है, M1 इस जगह पे और M3 इस जगह पे बैंड देता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मदर वाला कॉम्बिनेशन जो है वो कहाँ पे है, आप पता चला सकते हैं यहाँ से, M1 और M2 वाला इस जगह पे है, ये देखिए ये बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन है, नहीं M1 और M2 ये है, ठीक है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है, M1 और M2 ये मदर वाला कॉम्बिनेशन है। फादर वाला कहाँ पे है, M3 और M4 जिसमें ये और ये मौजूद होंगे, तो ये वाला जो है ये फादर वाला कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों पेरेंट्स के हैं, ठीक है, ये मदर का DNA है, ये फादर का DNA है। अब देखते हैं चिल्ड्रन में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये देखें इसमें M2 मार्कर जो है वो आपको बैंड दे रहा है, इसका मतलब है कि इसमें डिजीज़ आएगी, उसको उन्होंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये सर्कल वाले फीमेल हैं और ये जो है ये मेल चिल्ड्रन है, इसमें भी डिजीज़ आएगी, ठीक है। ये जो है इसमें डिजीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें M2 बैंड जो है वो बाइंड नहीं कर रहा, M2 मार्कर ने बाइंड नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो विदाउट अ टेस्ट रॉस, ठीक है, आप प्रोजनी में डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। इसमें आपने कोई टेस्ट क्रॉस नहीं किया, ठीक है, और ना ही आप ह्यूमन में टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं, ये भी याद रखना है आपने। ज़ाहिर आप उसमें कंट्रोल्ड क्रॉसेस नहीं कर सकते। ये 4.16 जो फिगर है ना जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया, ये एक्चुअली हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आएगी, ह्यूमन क्रोमोसोम का मैप दिया हुआ है, ठीक है, वो हम उसी में डिस्कस कर लेंगे। ये सारा ये स्लाइड में उसमें इंक्लूड कर लूँगा तो ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए इसकी, ठीक है। यहाँ तक आपका मुझे लगता है क्लियर हो गया सारा कुछ, ठीक है। ये मैंने बताया है हुआ है यहाँ पे सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या ट्रांस क्या है, ये आप देख लेना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।